तो आपको जो बैक्टीरिया दिख रहा है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये बहुत ख़ास बैक्टीरिया है। ख़ास बैक्टीरिया कहने का मेरा मतलब हुआ कि इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आप कभी भी इस फील्ड में एग्ज़ाम दीजिए, इस ऑर्गेनिज्म से, इससे जो बीमारी होता है उसके बारे में हर समय ये आपके सामने आएगा जाएगा ही। अगर ये एग्ज़ाम में ना भी आया तो ये आपके आसपास ज़िंदगी में मंडराता ही रहेगा ये टॉपिक। आप हॉस्पिटल में रहिए तब आपको मिल जाएगा इसका पेशेंट, आपके समाज में, घर में रहिए, गांव में रहिए, शहर में रहिए, तब आपको इसका पेशेंट मिल जाएगा। बैड लक बाई चांस रिलेशन में गए, उसमें आपका पेशेंट मिल जाएगा। तो इस व्यक्ति का नहीं, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म का जानकारी हमारे पास रहना चाहिए। तो अब हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें 4 चीज़ हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा पैथोजेनिसिटी, चौथा ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसमें 4 चीज़ देखेंगे, हम लोग देख लीजिए। और हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हम इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट लाइन लिखे हैं, ये लाइन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नहीं है, माइक्रोबैक्टीरियम जीनस के लिए है। फिर से बता रहे हैं, ये जो फर्स्ट लाइन हम लिखे हैं, ये जो वाला लाइन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए नहीं है स्पेशली, ये पूरे जीनस पर अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सा जीनस, माइक्रोबैक्टीरियम। बायोलॉजिकल, जो भी बायोलॉजिकल वर्ड होता है, 2 वर्ड से एक जीनस रहता है, एक स्पेसीस रहता है। तो ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम क्या डिनोट कर रहा है, जीनस। तो यहाँ पर सबसे पहला इंट्रोडक्शन में इंफॉर्मेशन है कि माइकोबैक्टीरियम इज नॉन मोटाइल, ग्राम पॉजिटिव एंड वेरी स्लो ग्रोइंग बैसिलाई। ये जो माइकोबैक्टीरियम जीनस होता है, इस जीनस के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, ये देखो एक तरह से इसको ऐसे समझे कि ये बाप है, इसका बहुत सारा बेटा होगा। तो जो इसके अंदर आते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और वेरी स्लो ग्रोइंग इन बैसिलाई। वेरी स्लो ग्रोइंग बैसिलाई कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि साल 2 साल में ये ग्रो करता है। जनरली जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, किसी का डेज में होता है, किसी का आवर्स में होता है। तो किसी का अगर लाइफ स्पैन ही 1 दिन का है तो उसमें ग्रो कितना देर में, अपना जीवन को बढ़ाने में कितना टाइम लेगा। अगर 24 घंटा का लाइफ स्पैन है तो वो उसका जो मैच्योरिंग फेज होगा कितना समय में आ जाएगा, 12 घंटे में, 14 घंटे में। तो यहाँ पर ये कोई महीना साल की बात नहीं कर रहा है। स्लो ग्रोइंग मतलब ऐसा नहीं कि 150 साल में ग्रो करता है या 25 साल में ग्रो करता है, मतलब अदर के कंपेरिजन में वे इसका जो डबल होने का पीरियड रहता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनने का जो पीरियड है 15 से 20 मिनट अप्रॉक्स होता है। मतलब और भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि माइक्रोबैक्टीरियम आर नॉन मोटाइल, ग्राम पॉजिटिव एंड वेरी स्लो ग्रोइंग बैसिलाई। ब्रैकेट में आप 10 से 15 मिनट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। वैसे पैरासाइट, वैसे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं लिविंग होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर उनको होस्ट नहीं मिला तो उनका लाइफ साइकिल, जो जीवन चक्र है, वो कंप्लीट नहीं होगा। तो वैसे पैरासाइट को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको दूसरा का साथ चाहिए ही चाहिए, ये अकेला अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, अपना लाइफ साइकिल पूरा अकेला नहीं कर सकता है। तो ये क्या होता है, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका डेफिनीशन, ऑब्लिगेट पैरासाइट का डेफिनीशन है डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन मतलब एक्ट मोर सीवियरली ऑन दोज विथ ए वीकेंड इम्यून सिस्टम। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जनरली ये हमको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये मौका वाला है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब क्या हो गया, मौका देखकर। जैसे ही व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक हुआ वैसे ही उस पर क्या करेगा, ये
अटैक कर देगा। ये जनरली बॉडी में रहेगा, अपना साइन सिम्टम कुछ भी शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कोई अदर रीजन के कारण अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो ये हमारे बॉडी पर अटैक कर देता है। वैसे पैथोजन को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। नेक्स्ट है और अकर एज सैप्रोफाइट। व्हाट डू मीन बाय सैप्रोफाइट? दैट गेट एनर्जी फ्रॉम डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले मरे हुए वस्तुओं से अपना भोजन लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो गिद्ध होता है, गिद्ध पक्षी जो होता है वो जनरली मरे हुए जानवरों को खाता है तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट है। उसी तरह ये भी क्या है? एक सैप्रोफाइट है। तो यहाँ पर 3 वर्ड है। जो माइकोबैक्टीरियम है वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन होता है और तीसरा सैप्रोफाइट होता है। इन तीनों का डेफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है भैया, अपॉर्चुनिस्टिक क्या है और सैप्रोफाइट क्या है। ठीक है, तो दूसरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वाल विच गिव्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी टू देम दैट इज हार्डनेस। इनके सेल वाल में, माइकोबैक्टीरियम के सेल वाल में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी बोल सकते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम के सेल वाल में क्या पाया जाता है? माइकोलिक एसिड। और इस माइकोलिक एसिड के प्रेजेंस से इनका जो सेल वाल होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। तो वही है, इट हैव माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वाल विच गिव्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी टू देम दैट इज हार्डनेस। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनिज्म इन 1882। 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच साहब इस ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट है इट काउजेज ट्यूबरक्लोसिस दैट इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज दैट अफेक्ट लंग्स एंड हाईली इन्फेक्शियस। ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है इससे कौन सी बीमारी होता है? ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि हमारे मेनली लंग्स को इन्फेक्ट करता है और हाईली इन्फेक्शियस होता है, मतलब कि बहुत आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग 5 पॉइंट देखे। सबसे पहला देखें कि माइक्रोबैक्टीरियम है जो नॉन मोटाइल है, ग्राम पॉजिटिव है, वेरी स्लो ग्रोइंग है। नेक्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, सैप्रोफाइट है। इसके सेल वाल में माइकोलिक एसिड पाया जाता है जिसके चलते हार्डनेस मिलता है। रॉबर्ट कोच साहब इसका डिस्कवर किए थे 1882 में। इससे ट्यूबरक्लोसिस होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज है और ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में सबसे लास्ट पॉइंट है कि व्हेन वी कंपेयर टीबी विथ अदर डिजीज which is also caused by single infectious organism, it stand at number 2 causes of fatal disease globally। बोल रहा है कि जब हम लोग टीबी को कोई अदर डिजीज से कंपेयर करते हैं, वैसा डिजीज जो सिंगल ऑर्गेनिज्म से होता है। देखो बहुत सारे ऐसे बीमारी थे जैसे नेक्रोसिस में हम लोग देख रहे थे जहाँ पे गैस गैंग्रीन बन रहा था, तो सिर्फ वहाँ पर गैस गैंग्रीन में एक ही बैक्टीरिया मदद नहीं कर रहा था, वहाँ पर और भी बैक्टीरिया मिल के गैस गैंग्रीन का फॉर्मेशन करवा रहे थे। मतलब कि एक बीमारी को होने में बहुत सारे माइक्रोनिज्म का हाथ था उसमें। लेकिन ऐसा अगर कंपेरिजन करें वैसे बीमारी का कि एक ऑर्गेनिज्म एक बीमारी करवा रहा है, तो अगर वैसे का हम डाटा निकालें तो सबसे ज़्यादा जो जिससे जान जाता है ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड लेवल पर बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सेकेंड नंबर कौन आता है? हमारा टीबी। फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? कोविड-19। कोविड-19 जब नहीं आया था तो यही हमारा टीबी भैया फर्स्ट पोजीशन पे थे। लेकिन जैसे ही कोविड-19 2021 में आया, 2021 में नहीं 2019 में शायद, अच्छा इसको देख लेना थोड़ा सा, कोविड-19 कब आया था? तो कोविड-19 2019 के पहले आया, चलो इतना तो कंफर्म है। तो कोविड-19 के पहले तक टीबी फर्स्ट पोजीशन पर ऐसा बीमारी थे जो कि सबसे ज़्यादा फैटल थे ग्लोबली। लेकिन कोविड-19 के बाद इनका पोजीशन क्या हो गया? सेकेंड पोजीशन। ठीक है, इट स्टैंड एट नंबर 2। तो वही है, व्हेन वी कंपेयर टीबी विथ अदर डिजीजेज विच इज ऑल्सो काउज्ड बाय सिंगल इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इट स्टैंड एट नंबर 2 काउजेज ऑफ फैटल डिजीज ग्लोबली। फर्स्ट कौन है? कोविड-19 है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह से हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट में 6 पॉइंट ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी सबसे पहला हम लोग देखते हैं मोर्फोलॉजी।
ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में भी सबसे पहला कौन सा पॉइंट देखना है, मोर्फोलॉजी। तो मोर्फोलॉजी में बताता है कि द ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट। सुनो, एसिड फास्ट क्या है, हम लोग पहले देखे थे कि बैक्टीरियल वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव स्टेनिंग से स्टेन नहीं हो रहे थे, वो उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे। तो उसके लिए एक अलग से और मतलब कि कैटेगरी आया था, उसको बोलते थे एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट। फिर से बता रहे हैं, हम लोग स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरियल वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। सबसे पहला था ग्राम पॉजिटिव, दूसरा था ग्राम निगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जो कि ना ही ग्राम पॉजिटिव थे ना ही ग्राम निगेटिव थे। तो वैसे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और स्टेनिंग प्रोसेस आया था जिसको लाए थे जेहल नेसनसल साहब। तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट। तो जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, द ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो क्या है, एसिड फास्ट बैसिलस है। एक और कौन होगा, नॉन एसिड, ठीक है। तो वही है मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट है कि द ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट बैसिलस हैविंग स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड मॉर्फोलॉजी। जब आप इसको माइक्रोस्कोप पर स्लाइड लगा के देखते हैं तो ये हमको या तो स्ट्रेट दिखता है या थोड़ा सा हम लोग को स्लाइटली कर्व भी दिख सकता है। तो पहला वही है कि द ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट बैसिलस हैविंग स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट है एसिड फास्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिए हैं कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या है। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विथ ए यूनिक वैक्सी सेल वॉल दैट रेसिस्ट डीकोलराइजेशन बाय एसिड ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीड्यूर। इसका जो कलर दिखता है हम लोग को ब्राइट रेड और पिंक दिखता है। तो एसिड फास्ट वैसे बैक्टीरिया हैं जिनके सेल वाल में यूनिक वैक्सी होता है, यूनिक वैक्सी लेयर पाया जाता है, जिसके कारण वो डीकोलराइजेशन को रेसिस्ट करते हैं। वो थोड़ा बहुत याद होगा तो सबसे पहले स्टेन डालते थे, फिर अल्कोहल से उसको धोते थे। अगर डीकोलराइज हो गया है तो ग्राम निगेटिव, अगर डीकोलराइज नहीं हुआ है तो ग्राम पॉजिटिव। उसी तरह इसमें भी अगर डीकोलराइज नहीं हुआ है लास्ट में, इसमें एसिड से साफ़ करते हैं लास्ट में, अगर एसिड से डीकोलराइज नहीं हुआ है तो इसको बोलेंगे एसिड फास्ट, और अगर डीकोलराइज हो जाता तो इसको बोलते नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। तो इसका जो फाइनली कलर दिखता है वो कैसा दिखता है, ब्राइट रेड और पिंक। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाते हैं कि कैसा दिखता है ये स्टेनिंग में। ये स्टेनिंग में आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। जब एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं तो ये आपको एसिड फास्ट ट्यूबरक्ली बैसिलाई कुछ आपको इस तरह से दिखता है। डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन वही था कि द ऑर्गेनिज्म इज एसिड फास्ट बैसिलस हैविंग स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एसिड फास्ट बैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विथ ए यूनिक वैक्सी सेल वॉल दैट रेसिस्ट डीकोलराइजेशन बाय एसिड ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसीड्यूर। इसका कलर कैसा लास्ट में दिखेगा, ब्राइट रेड और पिंक। नेक्स्ट है इट इज नाइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। सुनो, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि माइकोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है, तो वो माइक्रोबैक्टीरियम जीनस की बात कर रहे थे, वो बाप था। उसमें एक बेटा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो क्या है, एसिड फास्ट है, ठीक है। वो ना ही ग्राम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ना ही ग्राम पॉजिटिव है और ना ही ग्राम निगेटिव है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इट इज़ नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है इट इज़ नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग। ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है वो नॉन मोटाइल होता है, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होता है, मतलब नॉन कैप्सुलेटेड होता है, और नॉन स्पोरिंग, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म मोर्फोलॉजी कैन बी सीन बाय स्टेनिंग विथ जेहल नेसनसल टेक्निक। अगर आपको इस बैक्टीरिया का मोर्फोलॉजी आसानी से स्टडी करना है, आसानी से इसको विजुलाइज करना है, तो जो स्टेनिंग हम लोग स्टेनिंग करते हैं उस स्टेनिंग टेक्निक का नाम क्या है, जेहल नेसनसल टेक्निक। और जेहल नेसल्सन टेक्निक को ही बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है। तो जेहल नेल्सन स्टेन इजकल टू एसिड फास्ट स्टेन। नेक्स्ट है एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन
सेल वॉल। बोल रहा है कि ये एसिड फास्ट बैसिलस क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए ये बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैसिलस होता है। तो वही है एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल। तो मोर्फोलॉजी में हम लोग टोटल 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि ऑर्गेनिज्म एसिड फास्ट है और हम लोग को कैसा दिखेगा, स्ट्रेट या स्लाइटली कर्व्ड दिखेगा। फिर देखें कि ये ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि ये कैसा है, एसिड फास्ट है। फिर देखें कि ये नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पोरिंग है। फिर बोला कि अगर आप इसका मॉर्फोलॉजी को अच्छे से स्टडी करना है तो कौन सा स्टडिंग टेक्निक यूज करेंगे, जेहल नेल्सन टेक्निक यूज करेंगे, और जेहल नेल्सन स्टेन को ही बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन। फिर ये बताया कि ये एसिड फास्ट क्यों होता है, तो बोला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हम अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला मॉर्फोलॉजी देखें, सेकेंड क्या है, ग्रोथ फीचर। तो ग्रोथ फीचर में सबसे पहला इंफॉर्मेशन है द ऑर्गेनिज्म इज एन ऑब्लिगेट एरोब एंड ग्रोथ स्लोली, जनरेशन टाइम इज 14 से 15 आवर। एक सेकेंड रुकिएगा, ओके हाँ। तो ये जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो ऑब्लिगेट एरोब है। ऑब्लिगेट एरोब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वही है दिस ऑर्गेनिज्म इज ऑब्लिगेट एरोब्स एंड ग्रो स्लोली, और ये बहुत स्लोली ग्रो करता है। इसका जनरेशन टाइम क्या है, 14 से 15 आवर, मतलब कि 14 से 15 आवर में अपना एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन ये बढ़ा सकता है। जनरेशन टाइम कहने का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 बनने में, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनने में जितना टाइम लेगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं जनरेशन टाइम। तो कितना लेता है, 14 से 15 आवर लेता है, ठीक है। ऊपर में शायद मिनट बता दिए थे, मिनट नहीं आवर होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ग्रोथ इज सपोर्टेड बाई इनरिच्ड मीडिया लाइक लोएस्टिन जंक्शन एल्जे मीडियम कंटेनिंग ग्लिसरॉल मैलाचिट ग्रीन स्पेसिफिक साल्ट एंड एग्स इन इट। अगर आप इसको ग्रो करते हैं किसी कल्चर मीडियम में तो सबसे पहले तो कौन से कल्चर मीडियम में इसको ग्रोथ करवाते हैं, तो लेवेंस्टीन जेंसन मीडियम में, शॉर्ट में इसको एलजे मीडियम में बोलते हैं। और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्या उसमें लेना पड़ता है, या तो ग्लिसरॉल लीजिए, या तो मालाकाइड ग्रीन लीजिए, या तो कोई स्पेसिफाइड साल्ट एक होता है, और उसके साथ साथ एग भी इसमें यूज करते हैं। तो वही है ग्रोथ इज सपोर्टेड बाई इनरिच्ड मीडियम लाइक लोवेस्टिन जेंसन मीडियम कॉन्टेनिंग ग्लिसरॉल मालाकाइड ग्रीन स्पेसिफाइड साल्ट एंड एग इन इट। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7 फॉर्मिंग रफ टफ एंड बफ कॉलोनी इन 2 to 8 वीक। यहाँ बता रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रो करने के लिए कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और pH कितना है, 7। जब आप इसको 37 डिग्री सेल्सियस और pH 7 पे रखते हैं तो इसका कॉलोनी जो होता है वो 2 से 8 वीक में बन जाता है। वो कॉलोनी कैसा रहता है, रफ बोले तो ड्यू टू ड्राइनेस, थोड़ा सा सूखापन होता है इसीलिए रफ बनता है। टफ बिकॉज देयर आर डिफ़िकल्ट टू लिव, जब इसको कल्चर मीडियम में आप ग्रो करते हैं तो इसको आसानी से वहाँ से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टफ। और बफ क्यों बोलते हैं, ड्यू टू पेल येलो कलर, पेल येलो कलर होने के कारण इसको, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड यूज करते हैं बफ। तो इसका जो कॉलोनी रहता है वो कैसा होता है, रफ टफ एंड बफ, थोड़ा सा लैरिकल टाइप का है, ध्यान रखना है। तो ये भी कंप्लीट हुआ कि द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7 फॉर्मिंग रफ टफ एंड बफ कॉलोनी इन 2 to 8 वीक। नेक्स्ट है इन लिक्विड मीडियम लाइक डुबॉस मीडियम द ऑर्गेनिज्म ग्रो एज ए सरफेस पेलिकल। जब आप इसको लिक्विड मीडियम में यूज करते हैं, ऐसा कल्चर मीडियम जो लिक्विड मीडियम है जिसको हम लोग ब्रोथ भी बोलते हैं,
उसका नाम क्या है, डुबॉस मीडियम। एक ऐसा मीडियम है जिसका नाम है डुबॉस मीडियम, जो कि एक ब्रोथ है। तो इन लिक्विड मीडियम लाइक डुबॉस मीडियम द ऑर्गेनिज्म ग्रो एज ए सरफेस पेलिकल। सरफेस पेलिकल का मतलब क्या होता है, ए थिन फिल्म ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म्ड ऑन सरफेस। देखो सरफेस पेलिकल का मतलब एक ट्यूब लिया, इसमें आप डाल दिए डुबॉस मीडियम, इसमें आप डाल दिए डुबॉस मीडियम, तो ये ऊपर में यहाँ पर एक लेयर में मिलता है हम लोग को, इसी को बोलते हैं सरफेस पेलिकल। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि इन लिक्विड मीडियम लाइक डुबॉस मीडियम द ऑर्गेनिज्म ग्रो एज ए सरफेस पेलिकल। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म इज रेसिस्टेंस टू ड्राइंग एंड कैन सर्वाइव फॉर 6 मंथ इन ड्राइड स्पूटम अवे फ्रॉम सनलाइट। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये थोड़ा सा जो हीट के लिए नहीं, ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंट टू ड्राइंग, हीट नहीं सूखेपन के लिए, तो वही है कि द ऑर्गेनिज्म इज रेसिस्टेंस टू ड्राइंग एंड कैन सर्वाइव फॉर 6 मंथ। ये सूखा जगह में या इसका ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर सूखापन है, तो वहाँ पर 6 महीने तक ये जिंदा रह सकता है। मतलब कि ऐसा स्पूटम, स्पूटम मतलब समझ रहे, थूक खखार जो भी है, जो टीबी वाले पेशेंट से निकलता है। अगर कोई एक पेशेंट कहीं पर खखार फेंका है अपना, और अगर वो खखार सनलाइट से दूर है, मतलब कि हॉस्पिटल में किसी कोना में थूक दिया गेट के पास, वहाँ पर सनलाइट नहीं जा रहा है, तो 6 महीने तक उसमें ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। कितना खतरनाक बात है, इस पर ध्यान देना है कि द ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंस टू ड्राइंग एंड कैन सर्वाइव फॉर 6 मंथ इन ड्राइड स्पूटम अवे फ्रॉम सनलाइट। वहाँ पर स्पूटम फेंका है, थोड़ा सा हवा आएगा, सूख जाएगा वो स्पूटम, वो जो खखार है वो पेशेंट वाला सूख जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें 6 महीने तक ये जिंदा रहेगा। तो ध्यान देना है, द ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंस टू ड्राइंग एंड कैन सर्वाइव फॉर 6 मंथ इन ड्राइड स्पूटम अवे फ्रॉम सनलाइट। नेक्स्ट है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन स्पूटम द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड 20 to 30 आवर्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर टू बी किल्ड। अगर ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसी के स्पूटम में प्रेजेंट है, तो इसको 20 से 30 घंटा का सनलाइट चाहिए। क्यों चाहिए? इसको जिंदा रहने के लिए नहीं, इसको ख़त्म करने के लिए। स्पूटम में अगर प्रेजेंट है और उस स्पूटम पर अगर 20 से 30 घंटा का सनलाइट गिरा है, तभी उस स्पूटम में इसका जो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मरेगा। तो वही है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन स्पूटम द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर 20 to 30 आवर्स। और अगर सनलाइट नहीं मिला तो कितना दिन तक रहेगा? 6 मंथ तक। और अगर 20 से 30 घंटा सनलाइट मिल गया तो कितना देर तक रहे, तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर मर जाएगा 20 से 30 घंटा में। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगर पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इसके कांटेक्ट में आता है तो इस ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि किसी जगह को आपको इस तरह से क्लीन करना है कि वहाँ पर कोई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ना रहे, तो आपको उस जगह पर क्या डालना पड़ेगा? पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है द हाई लिपिड कंटेंट इन एडिशन टू पेप्टिडोग्लाइकन गिव्स अ स्पेशल रेजिस्टेंस पावर टू दिस ऑर्गेनिज्म लाइक रेसिस्टेंस टू एसिड एंड एल्कली टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंटीबायोटिक। इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम एंड मल्टीप्लाई इन द माइक्रोफेज। सुन, इसका पास जो इसका जो सेल वाल था, इसका यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या पाया जाता है? माइकोलिक एसिड, और उसके साथ साथ हाई लिपिड पाया जाता है। तो बोल रहा है वही कि द हाई लिपिड कंटेंट, उसके अलावा लिपिड के साथ क्या, हाई लिपिड के साथ साथ क्या रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन इसके सेल वाल के स्ट्रक्चर में। तो वही है कि द हाई लिपिड कंटेंट इन एडिशन टू पेप्टिडोग्लाइकन गिव्स अ स्पेशल रेजिस्टेंस पावर टू दिस ऑर्गेनिज्म। और ये हाई लिपिड और पेप्टिडोग्लाइकन इसको स्पेशल बचाव का शक्ति देता है। और किससे किससे बचाता है? एसिड से बचाता है, अल्कली से बचाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाता है, और यहाँ तक कि एंटीबायोटिक से भी बचाता है। ये जो हाई लिपिड होता है और जो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर इसके सेल वॉल में पाया जाता है, ये इसको स्पेशल रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करवाता है। किसके अगेंस्ट? एसिड के अगेंस्ट, अल्कली के अगेंस्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। इसके अलावा
और भी पावर क्या है रेजिस्टेंस वाला, वो बताता है कि इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ लाइजोजोमल एंजाइम। देखो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, लाइजोजोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ आवर बॉडी। तो लाइजोजोम में हाइड्रोलाइज एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जनरली सब ऑर्गेनिज्म, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसके हाई लिपिड कंटेंट और पेप्टिडोग्लाइकन के कारण इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लाइजोजोम का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जब हम लोग का जब माइक्रोफेज, हमारे बॉडी में जो माइक्रोफेज सेल पाए जाते हैं, जब इसको इनगल्फ करता है, जब इसको खाता है, तो जब इसको अंदर वो अपने लेता है, तो जनरली और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोफेज के अंदर, जो ऐसे समझा रहे हैं, ये अपना माइक्रोफेज सेल हो गया, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर गया तो इसके अंदर ये लाइजोजोम रहता है, ये ब्रस्ट होता है और इसको मार देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि ये माइक्रोफेज था, ये लाइजोजाइम है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आया, लेकिन इस लाइजोजोम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी माइक्रोफेज के अंदर ही डिवाइड करने लग जाता है। मतलब इसको यहाँ पर जाके मरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यही बात बता रहा है कि इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द लाइजोसोमल एंजाइम एंड मल्टीप्लाई इन द माइक्रोफेज। नेक्स्ट है ट्यूबरक्ली बेसिलाई फ्रॉम ह्यूमन ओरिजिन प्रोड्यूस नियासिनवेट ग्रुवेन ग्रोन ऑन एल्जे मीडियम। यहाँ इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऐसा कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है जिसको आप ह्यूमन से निकालें, मतलब वो ह्यूमन्स में था और ह्यूमन्स के स्पूटम से निकाला है, तो अगर आप उसको एल्जे मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, नियासिन। अगर वो नियासिन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये बेसिलाई जो था वो कहाँ से लिया गया है, ह्यूमन से लिया गया है। और बाकी जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं या किसी और चीज़ में और किसी होस्ट में रहते हैं, वो वाले एल्जे मीडियम में नियासिन का फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं। तो वही है कि ट्यूबरक्लाई बेसिलाई फ्रॉम ह्यूमन ओरिजिन प्रोड्यूस नियासिन वेन ग्रोन ऑन द एल्जे मीडियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे हम पूछ सकते हैं आप लोग से, जैसे कि एक हम कल्चर मीडिया कर रहे हैं एल्जे मीडियम का, उसमें जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस कर रहा है नियासिन। तो आप बताइए कि उस कल्चर मीडिया का हम सैंपल कहाँ से लिए थे, ह्यूमन से लिए थे, हॉस्पिटल बेड से लिए थे, हॉस्पिटल का सीढ़ी से लिए थे, या किसी पेड़ पौधा से लिए थे। तो आंसर जाएगा ह्यूमन से लिए हैं, आप ह्यूमन से लिए हैं तभी ये एल्जे मीडियम में नियासिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही है ट्यूबरकुलाई बेसिलाई फ्रॉम द ह्यूमन ओरिजिन प्रोड्यूस नियासिन व्हेन ग्रो ऑन एल्जे मीडियम। तो इस तरह से हम लोग का दो टॉपिक जो था, सबसे पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक में मॉर्फोलॉजी एंड ग्रोथ फीचर अपना ख़त्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं पैथोजेनिसिटी। ठीक है, पैथोजेनिसिटी में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ बाय WHO, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय WHO, एवरी ईयर 9 मिलियन मतलब 90 लाख। यहाँ पे पैथोजेनिसिटी में सबसे पहला क्या इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय WHO एवरी ईयर 9 मिलियन दैट इज 90 लाख न्यू केसेज ऑफ TB add to the pre-existing one, and most of the newly infected cases are from the developed country, example Guyana, South Sudan, Rwanda, Ethiopia, India, Vietnam and बांग्लादेश। बोल रहा है कि WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर एक साल 90 लाख नए पेशेंट जुड़ जाते हैं टू द प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से था वो था। जैसे कि मान लेते हैं कि 2024 में 10 करोड़ TB के पेशेंट थे, तो 2025 में उस 10 करोड़ में 90 लाख और जुड़ जाएंगे, फिर 2026 में 10 करोड़ 90 लाख प्लस 90 लाख हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय WHO एवरी ईयर 9 मिलियन दैट इज 90 लाख न्यू केसेज ऑफ TB एड टू द प्री एग्जिस्टिंग वन एंड मोस्ट ऑफ द न्यूली केसेज कहाँ से आते हैं, जो ज़्यादातर केस आते हैं कहाँ से आते हैं,
डेवलपिंग कंट्री से आते हैं, जैसे कि गुइनिया, साउथ सुडान, रवांडा, इथोपिया, इंडिया, वियतनाम एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है टीबी कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप बट प्रीफर यंग एडल्ट। टीबी किसी भी एज वाले पीपल को हो सकता है, मतलब कि ये टीबी बीमारी सभी एज में पॉसिबल है, लेकिन ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ज़्यादा प्यार किससे करता है, यंग एडल्ट से। तो ध्यान रखना है, मतलब हम लोग जिस एज में हैं वो वाले ग्रुप इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। तो वही है टीबी कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप बट प्रीफर यंग एडल्ट। नेक्स्ट है टीबी इज ट्रांसमिटेड थ्रू एरोसोल फॉर्म्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सैलिवरी प्रोडक्ट फ्रॉम ए पेशेंट। जब कोई पेशेंट बोलता है तो उसके मुंह से थोड़ा बहुत सलाइवा निकलता है, तो उसके साथ ही एरोसोल बनाकर ये टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जनरली ट्रांसमिट होता है। तो वही है टीबी इज ट्रांसमिटेड थ्रू एरोसोल फॉर्म्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड सैलिवरी प्रोडक्ट फ्रॉम ए पेशेंट। नेक्स्ट है द डिजीज इज कॉन्टाजियस बट नॉट ईजी टू कैच अंटिल ए हेल्दी पर्सन इज कंटिन्यूसली लिविंग और वर्किंग विद पेशेंट। बताता है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है वो कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, लेकिन फिर बता रहा है कि ये इतना ईजी में नहीं फैलता है जब तक कोई एक हेल्दी पर्सन लगातार पेशेंट के कांटेक्ट में ना रहे। मतलब कि एक हम 10 सेकेंड किसी पेशेंट के कांटेक्ट में गए तो मे बी हमको, अगर हम हेल्दी पर्सन है तो हमको टीबी ना पकड़े, लेकिन हम उसी पेशेंट के पास लगातार 1 महीना 1.5 महीना 10 दिन लगातार उसके पास जा रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए, लेकिन कोई प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं, तो टीबी होने की संभावना उस वैसे केस में रहती है। 1 मिनट 2 मिनट किसी के कांटेक्ट में आ गए, उससे टीबी जनरली हेल्दी पर्सन में नहीं होता है। तो वही है द डिजीज इज कॉन्टाजियस, बट अच्छा बात क्या है, बट नॉट ईजी टू कैच अंटिल ए हेल्दी पर्सन इज कंटिन्यूसली लिविंग और वर्किंग विद पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्यूबरक्लोसिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 मेन कैटेगरी। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को हम लोग 2 मेन कैटेगरी में बांटते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो उसको पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी टीबी क्या है। तो 2 भाग में बांटते हैं। तो सबसे जो पहला है वो क्या है, प्राइमरी टीबी है। तो प्राइमरी टीबी के बारे में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी टीबी को ही क्या बोलते हैं, एक्टिव टीबी। ठीक है, तो एक्टिव टीबी और प्राइमरी टीबी where the bacteria produce symptom and the patient is able to transmit infection to other। वैसा पेशेंट जिसमें बैक्टीरिया अंदर गया है, उस पेशेंट के अंदर गया है और सामने वाले व्यक्ति में सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, और वो पेशेंट के पास क्षमता है कि दूसरे व्यक्तियों में भी टीबी को पहुंचा सके या पकड़ा सके। तो वैसे पेशेंट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको कौन सा टीबी है, एक्टिव टीबी और प्राइमरी टीबी। ठीक है, फिर से एक्टिव प्राइमरी टीबी का डिफिनीशन क्या है कि एक्टिव टीबी और प्राइमरी टीबी वेयर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस सिम्टम, जहाँ पे बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिम्टम, एंड द पेशेंट इज एबल टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू अदर। वैसे टीबी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे टीबी को हम लोग एक्टिव टीबी या प्राइमरी टीबी बोलेंगे। नेक्स्ट द इनहेल्ड बैक्टीरिया सेटल इन एल्वोलाई एंड आर इनगल्फ्ड बाय द एल्वोलर माइक्रोफेज। जो बैक्टीरिया इनहेल करता है, जैसे कि हम एक व्यक्ति के पास गए, उससे बातचीत कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को टीबी है, वो बोल रहा है, उसके मुंह से कुछ सलाइवा निकल रहा है, उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया निकल रहा है और हम उसको अपने श्वास के द्वारा अंदर ले रहे हैं। तो ये मेरे में कहाँ जाएगा, हमारे एल्वोलाई में जाके जमा हो जाएगा, और एल्वोलाई में जाने के बाद ये इसको जैसे ही माइक्रोफेज देखेगा कि बाहर का कोई आया हुआ है, क्या करेगा, इसको इनगल्फ्ड अपने अंदर ले लेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पर लाइसोसोम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जनरली कोई और रहता तो माइक्रोफेज उसको मार काट के ख़त्म कर देता, लेकिन माइक्रोफेज इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाता है ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट और पेप्टिडोग्लाइकेन स्ट्रक्चर। तो वही है कि द इनहेल्ड बैक्टीरिया सेटल इन एल्वोलाई एंड आर इनगल्फ्ड बाय द अल्वियोलर माइक्रोफेज। हमारे सबसे पहले एल्वोलाई में सेटल हो जाता है, और एल्वोलाई में सेटल होने के बाद हमारा माइक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया एवॉइड द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम विद इन द माइक्रोफेज, मल्टीप्लाई एंड फॉर्म्स गॉन्स कॉम्प्लेक्स और ग्रेनुलोमास।
तो पहले ही हम लोग जान रहे थे कि वो बैक्टीरिया एवॉइड करेगा, किससे बच जाएगा, लाइजोसोमल एंजाइम से। और अगर लाइजोसोमल एंजाइम से बच गया तो उसको तो वहाँ मरना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर क्या करेगा, माइक्रोफेज में जाके ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा और क्या बनाता है, गोन्स कॉम्प्लेक्स बनाता है। अभी समझेंगे गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लेकिन गोन कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखिएगा, इस पर वाइवा में जनरली पूछा जाता है। बहुत फेमस पॉइंट है प्राइमरी टीबी का कि गोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो पॉइंट वही है कि द बैक्टीरिया एवॉइड द एक्शन ऑफ लाइजोसोमल एंजाइम विद इन द माइक्रोफेज, मल्टीप्लाई एंड फॉर्म गोन्स कॉम्प्लेक्स और ग्रेनुलोमास। अब सुनो, इस फिगर को समझा रहे हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक पे। ये हमारा जो रेक्टेंगल टाइप में है ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ये कोई एक बैक्टीरिया था, ये हमारे लंग्स में गया अंदर, लंग्स में अंदर जाता है तो ये यहाँ पर एक स्कार बनाया, एक दाग बनाया, मतलब लंग्स के टिश्यू को खराब किया, तब यहाँ पर दाग बनाएगा। तो ये इस पोजीशन पर दाग बनाया। अब क्या किया, इसके बाद जो लंग्स में हमारा लिम्फ नोड प्रेजेंट था इम्यूनिटी वाला, फिर यहाँ से बैक्टीरिया इसके पास गया लिम्फ नोड के पास, और इस लिम्फ नोड के पास भी स्कार बनाया, मतलब उसका भी नेक्रोसिस करवाया। और फिर इन दोनों में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ये नेक्रोसिस और ये नेक्रोसिस में इन दोनों में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। फिर से समझा रहे हैं क्या है गोन्स कॉम्प्लेक्स, फिर ध्यान दीजिएगा गोन कॉम्प्लेक्स क्या है। ये अपना लंग्स है, ठीक है। ये बैक्टीरिया बाहर में था, हमारे किसी तरह से बैड लक बाई चांस इंटर कर गया लंग्स में। लंग्स में जैसे ही गया तो वहाँ पर थोड़ा सा नेक्रोसिस करवाया, नेक्रोसिस करवाया तो ब्लैक तरह का मतलब कि स्कार प्रोड्यूस हुआ, दाग प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो लंग्स में ये दाग प्रोड्यूस हो गया। अब लंग्स में जो लिम्फ नोड प्रेजेंट थे, अब ये बैक्टीरिया उसके पास जाता है और वहाँ पर दाग का फॉर्मेशन करवाता है। तो इन दोनों दाग को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स। तो प्राइमरी टीबी में किसी भी पेशेंट का एक्सरे देखिएगा तो गोन कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। वो भी एक अभी थोड़ा सा आगे इस गोन्स कॉम्प्लेक्स के बारे में एक पॉइंट और बताएंगे। इसको हिंदी में क्या लिखे हैं, सोचो टीबी बैक्टीरिया लंग्स में इंटर करके छोटा सा दाग बनाता है लंग्स में, जिसको बोलते हैं गोन फोकस। इस वाले दाग को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, गोन फोकस। फिर पास वाले लिम्फ नोड में चला जाता है और वहाँ भी दाग बनाता है, जिसको बोलते हैं हिलार लिम्फ नोड ग्रेनुलोमा। इस वाले को क्या बोलते हैं, हिलार लिम्फ ग्रेनुलोमा। अब दोनों कनेक्टेड दाग को क्या बोलते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया होगा गोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इससे जी क्या नहीं बतावे। तो गोन कॉम्प्लेक्स क्या है, गोन कॉम्प्लेक्स इज द सिग्नेचर ऑफ प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन। गोन कॉम्प्लेक्स क्या है, गोन कॉम्प्लेक्स इज द सिग्नेचर ऑफ प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के एक्सरे में गोन कॉम्प्लेक्स दिख गया, मतलब कि वो एकदम मस्ट है, 110% कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में क्या है, प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन है। प्राइमरी टीबी को एक्टिव बोल रहे हैं। अब ये जनरली लंग्स के नीचे साइड में होता है, विजुलाइज करवाते हैं। देखो ये देखो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में इस वाले पार्ट में देखो, ये जो अपना है, ये भाई साहब, देखो ये है अपना गोन कॉम्प्लेक्स, है ना। गोन फोकस जो लंग्स में बनाया था, और फिर वहीं के लिम्फ नोड के साथ पास बनाएगा, और फिर इसको गोन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो गोन फोकस कहाँ बनता है, यूजुअली इन मिड जोन ऑफ द लंग्स, ठीक है। गोन फोकस या गोन कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, मिड जोन में। अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी टीबी, ठीक है। अगर गोन कॉम्प्लेक्स, देखो गोन कॉम्प्लेक्स दो चीज़ से बनता है, गोन फोकस से और एक हिलार लिम्फ वाले से। तो अगर लंग्स के नीचे में आपको स्कार दिखा तो ये है प्राइमरी टीबी, और अगर आपको ऊपर में दिखा तो उसको बोलेंगे हम लोग, लंग से अगर अपर साइड में दिखा, यूजुअली अपर लोब्स में दिखा, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी टीबी, ठीक है। तो प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी को हम लोग एक्सरे में देख के विजुलाइज कर सकते हैं। अगर दाग हमको नीचे दिख रहा है तो कौन सा टीबी है, सामने वाले को प्राइमरी टीबी है, और अगर दाग हम लोग को ऊपर दिख रहा है तो कौन सा टीबी है, सेकेंडरी टीबी है। ये वाला दाग एक्सरे में, ये वाला
ये वाला दाग एक्सरे में वाइट कलर का दिखता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक ब्लैक सब रहेगा और यहाँ पर वाइट ब्राइट टाइप का रहेगा, ठीक है। यहाँ तो ग्रीन शो कर रहा है लेकिन एक्सरे में देखिएगा तो ब्राइट टाइप का। किसी अब हॉस्पिटल जाइएगा, किसी का टीबी रहे तो देखिएगा कि ये ब्राइट टाइप का ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है। अगर ऊपर दिख रहा है तो मतलब सेकेंडरी टीबी है, और अगर नीचे दिख रहा है तो प्राइमरी टीबी है। ये एक्सरे में आप देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। कहाँ गया टॉपिक, भुला गया का। हाँ, तो गोन कॉम्प्लेक्स क्या है, सिग्नेचर ऑफ द, हाँ गोन कॉम्प्लेक्स क्या है, गोन कॉम्प्लेक्स इज द सिग्नेचर ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड माइक्रोफेज सर्व एज ए व्हीकल्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिज बैक्टीरिया। अब जैसे ही हमारे एल्वेलाई के माइक्रोफेज में ये चला जाता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगता है। देखो नेचुरली तो माइक्रोफेज में जाके मरना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लाइजोजाइम उस पर काम नहीं करता है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया जाके मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये माइक्रोफेज हमारे ब्लड के मदद से और दूसरे जगह बॉडी में भी जाएगा। तो ये माइक्रोफेज एल्वेलाइस लंग्स से लेके और दूसरे जगह भी टीबी वाले बैक्टीरिया को पहुँचा देता है। तो वही है कि इन्फेक्टेड माइक्रोफेज सर्व एज ए व्हीकल्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिच बैक्टीरिया। तो वही है द गोन फोकी। द गोन फोकी क्या था, जो लंग्स पर जो स्कार बन रहा था। तो द गोन फोकी में हील बाय देमसेल्स बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन विद इन 2 to 6 months, और दे मे बी डिसेमिनेट इन अदर ऑर्गन एंड लीड टू। देखो जो हमारा जो नेक्रोसिस हुआ था, नेक्रोसिस कहाँ हुआ था, लंग्स वाले में, उसको बोल रहे थे गोन फोकी। तो गोन, जो गोन फोकस होता है, जो इसको शॉर्ट में फोकी बोला है, तो जो गोन फोकस होता है वो 2 से 6 महीने में खुद ब खुद हील कर लेता है, मतलब खुद ब खुद उसको ठीक कर लेता है। कैसे ठीक करता है, या तो वहाँ पर फाइब्रोसिस होगा या तो कैल्सिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले फाइब्रोसिस क्या होता है। तो फाइब्रोसिस क्या है, यहाँ पर फाइब्रोसिस का डेफिनेशन लिखे हैं, बिल्डिंग ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द ऑर्गन। लंग्स में नया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है जिससे गोंद फोकी अपना हील हो जाता है। और कैल्सिफिकेशन क्या है, बिल्डअप ऑफ कैल्शियम साल्ट इन बॉडी टिश्यू। अगर बॉडी टिश्यू में कहीं पर स्कार है, वहाँ पर कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन हो जाता है तो वो अपने आप को ठीक कर लेता है। मतलब ये रिपेयरिंग प्रोसेस है। फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन क्या है, टीबी के केस वाले में जहाँ पर गोन्स कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पर ये रिपेयरिंग प्रोसेस है। तो वही बोलता है कि द गोन फोकी में बी हील्ड बाय देमसेल्व्स बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन विद इन 2 to 6 months, और दे में डिसेमिनेट इनटू अदर ऑर्गन। और अगर वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाया तो ब्लड के सहायता से, ब्लड के मदद से लंग्स से और दूसरे ऑर्गन में भी वो चला जाएगा। तो टीबी जो होता है वो जनरली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन वही जो देखो गोंद फोकी का जो डिसेमिनेशन हो रहा है, डिसेमिनेशन क्या होता है, स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर एक जगह से दूसरे जगह तक स्प्रेडिंग होता है तो स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम टू मल्टीपल ऑर्गन। ब्लड के सहायता या लिम्फ ऑर्गन के लिम्फ वेसल्स के सहायता से, लिम्फेटिक सिस्टम के सहायता से कोई एक चीज़ एक जगह से दूसरे ऑर्गन तक जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गो डेफिनेशन लिख दिए हैं। फाइब्रोसिस क्या है, बिल्डअप ऑफ फाइब्रोसिस कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन क्या है, बिल्डअप ऑफ कैल्शियम साल्ट इन बॉडी टिश्यू। डिसेमिनेट क्या है, स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम टू मल्टीपल ऑर्गन। अब हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं, ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। तो अभी तक क्या, टीबी कहाँ होता है, लंग्स में होता है, लेकिन दूसरे ऑर्गन में भी होता है। सबसे पहला क्या है, वही है, इसको फिर से रिपीट करते हैं कि द गोन फोकी में हील बाय देमसेल्स बाय फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन विद इन 2 to 6 months, और दे में डिसेमिनेट इन अदर ऑर्गन लीड टू ज्वाइंट टीबी। अगर ये हमारे ज्वाइंट में चला गया, स्पाइन में चला गया, तो फिर वहाँ पर ज्वाइंट में टीबी हो जाएगा या स्पाइन में टीबी हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे ज्वाइंट टीबी। डिस्ट्रक्शन ऑफ ज्वाइंट एंड स्पाइन। नेक्स्ट है मिलियरी टीबी, मिलेट सीड लाइक एपरियंस ऑफ द लेसन। यहाँ पर जो दाग बनेगा, जो धब्बा बनेगा, वो बाजरा के दाने जैसा रहेगा। इसको आपको विजुअलाइज करवाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मिलेट टीबी, मिलियरी टीबी, टीबी के प्रकार मतलब कि आप देख के बता सकते हैं। ये
ये देखो लैटेंट इन्फेक्शन है। लैटेंट मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ये सेकेंडरी है। ये तुम्हारा है कैविटी ट्यूबरक्लोसिस, इसमें कैविटी बन जाता है, एक छेद टाइप का, एक गड्ढा टाइप का। और ये देखो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, सी वाला, ये दाना दाना जो नज़र आ रहा है इसी को बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। ये तीनों बनाना है लैटेंट इन्फेक्शन में। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा दिखेगा, देखो ऊपर में बनाए हैं। नेक्स्ट है कैविटी ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट है ये मिलियरी। ये जब दोनों पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी, तब ये फिगर बनाइएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। हाँ, तो मिलियरी टीबी का मतलब क्या हुआ, मिलेट सीड लाइक अपीयरेंस ऑफ द लेसन, जो दाग धब्बा बनेगा वहाँ पर बाजरा के दाने जैसा रहेगा। नेक्स्ट है मेनिंजाइजल टीबी, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज। अगर ये वाला आपका ट्रांसपोर्ट होकर ब्रेन के मेनिंजेज में पहुँच गया है तो आपके ब्रेन में भी टीबी हो सकता है। नेक्स्ट है रेनल टीबी, अगर ये ब्लड के सहायता से किडनी के पास पहुँच गया है तो किडनी में भी टीबी हो सकता है। टेस्टिकुलर टीबी, अगर ये टेस्टिस और स्कोर्टम के पास पहुँच गया है तो स्कोर्टम या टेस्टिकुलर टीबी भी हो सकता है। लेकिन सुनिएगा, जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था वो मेनली लंग्स को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन लंग्स से डिसेमिनेट होके, ट्रांसपोर्ट होके ये दूसरे ऑर्गन में भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से टीबी के जॉइंट टीबी हो सकता है, मिलियरी टीबी हो सकता है, मेनिंजियल टीबी हो सकता है, रेनल टीबी हो सकता है, टेस्टिकुलर टीबी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीबी इन्फेक्टिंग द हार्ट इम्पेयर द ब्लड पंपिंग एंड इट रिजल्ट इन कार्डियक टेम्पोडेन विच इज ए फैटल कंडीशन। अगर आपका टीबी ट्रांसपोर्ट होकर हार्ट के पास पहुंच गया है तो आपकी ब्लड पंपिंग को अफेक्ट करेगा। इसके चलते व्यक्ति में क्या देखा जाता है, कार्डियक टेम्पोनेड, ठीक है। जब टीबी वाला जो इन्फेक्शन है, जो टीबी वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो अगर हार्ट के पास पहुंच गया, किसके सहायता से, ब्लड के सहायता से, कहाँ से, लंग्स से। अगर लंग्स से हार्ट के पास पहुंच गया टीबी वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर हमारे ब्लड पंपिंग को क्या करेगा, इम्पेयर करेगा, गड़बड़ करेगा। इसके कारण व्यक्तियों में एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेड, जो कि एक जानलेवा कंडीशन है। अब देखते हैं कि कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है। तो इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर फ्लूइड, जैसे कि ब्लड हो गया, पस हो गया, कोई या अदर फ्लूइड बिल्ड अप इन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, द सैक सराउंडिंग द हार्ट, compressing it and preventing the heart chamber from filling properly, leading to reduced blood flow, cardiac arrest, chest pain और लो बीपी। अब इस केस में क्या होता है, जैसे कि ये मेरा हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट के चारों पर तरफ एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब इसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है। जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा तो ये अपना हार्ट आगे से मतलब कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो ब्लड पूरा पहले इतना भरना चाहिए था, अब इतना में ही भरेगा तो अच्छा से सही से अपना पंपिंग नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो सकता है। तो ये सब बीमारी हम लोग को देखने को मिलता है। तो कार्डियक टेम्पोनेट क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट क्या है, इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर फ्लूइड, जैसे कि ब्लड, पस और अदर फ्लूइड बिल्ड अप इन पेरिकार्डियम, द सैक सराउंडिंग द हार्ट, compressing it and preventing the heart chamber from filling properly, leading to reduced blood flow, cardiac arrest, chest pain और लो बीपी। तो इस तरह से कार्डियक टेम्पोनेट को भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग को प्राइमरी टीबी में इंफॉर्मेशन है कि द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी टीबी आर लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन इन एडल्ट एंड ओनली लंग्स इन चिल्ड्रेन। अगर किसी एडल्ट में टीबी हो रहा है तो कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, या तो उसको लंग्स में टीबी हो जाए, स्किन में टीबी हो जाए, इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में हो सकता है। मतलब कौन कौन ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन, किसमें, एडल्ट में। लेकिन बच्चे में जब टीबी होता है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, वो है वो लंग्स। किन के बारे में पढ़ रहे हैं सब, प्राइमरी टीबी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही है, द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी टीबी आर लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन इन एडल्ट एंड ओनली लंग्स इन चिल्ड्रेन।
नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ प्राइमरी टीबी इंक्लूड कफिंग विथ म्यूकस और ब्लड, फीवर एंड चिल्स, फैटिक, नाइट स्वेट, लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। प्राइमरी टीबी का सिम्टम क्या क्या है? सबसे पहला सिम्टम है कफिंग विथ म्यूकोसा और ब्लड। कफ के साथ म्यूको थोड़ा सा बलगम टाइप में या ब्लड आ सकता है, ठंडा लग के फीवर आ सकता है, कमजोरी रह सकता है, रात में सोने टाइम पसीना आज बहुत ज़्यादा आएगा, वेट का लॉस होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगना कम हो जाएगा। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़े वो हम देख रहे थे प्राइमरी टीबी के बारे में। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंडरी टीबी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी टीबी। तो सेकेंडरी टीबी को बोला जाता है लेटेंट टीबी। प्राइमरी टीबी को क्या बोला जाता है? एक्टिव टीबी। सेकेंडरी टीबी को क्या बोलते हैं? लेटेंट। लेटेंट मतलब छुपा हुआ। तो वही है, क्या है? लेटेंट टीबी और सेकेंडरी टीबी इन विच द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन बॉडी इन इनएक्टिव स्टेट एंड सिम्टम ऑफ डिजीज आर नॉट प्रोड्यूस। जो सेकेंडरी टीबी होता है इसी को लेटेंट बोलते हैं। तो नाम में ही लेटेंट मतलब छिपा हुआ है, मतलब इसमें बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब मगर वो एक्टिव में नहीं, इनएक्टिव स्टेट में। और इनएक्टिव स्टेट में रहने के कारण उसमें कोई सिम्टम उस डिजीज़ का शो नहीं होता है। तो वैसे टीबी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी टीबी। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट इज नॉट कंटेजियस ऑल दाउ द ऑर्गेनिज्म कैन रीएक्टिवेट इटसेल्फ स्पेशली इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पीपुल लाइक HIV पेशेंट और अंडर नरिश्ड पीपुल और पीपल हु स्मोक। इसमें जो पेशेंट रहता है वो कंटेजियस भी नहीं होता। कंटेजियस मतलब वो दूसरे व्यक्ति में भी फैलाने का क्षमता नहीं रखता है। तो देखो ये वाला मतलब टीबी पता ही ना चल रहा है, उसके अंदर बैक्टीरिया है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में है, ना ही कोई साइन सिम्टम शो कर रहा है और ना ही वो किसी दूसरे व्यक्तियों में फैला सकता है। लेकिन बता रहा है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन रीएक्टिवेट, लेकिन उसके अंदर जो इनएक्टिव स्टेट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। कब होगा, कब रीएक्टिवेट होगा? जब व्यक्ति को या तो व्यक्ति HIV का पेशेंट हो या कोई अंडर नरिश्ड माल न्यूट्रिशन वाला जो अच्छा से खाना पीना नहीं खा रहा है, या जो व्यक्ति स्मोक करते हैं उनमें अगर ये रहा तो इसमें उनमें रीएक्टिवेट होने का चांस होता है और नॉर्मल पीपुल में ये रीएक्टिवेट नहीं होता है। नेक्स्ट है इन दिस फॉर्म ऑफ टीबी लेसन आर फॉर्म्ड ऑन द अपेक्स ऑफ द लंग्स। जो सेकेंडरी टीबी होता है तो प्राइमरी टीबी में कहाँ बन रहा था? नीचे में बन रहा था वो, और इसमें कहाँ बनता है? इसमें जो दाग बनता है वो ऊपर में बनता है। ठीक है, तो ये फिगर देख के भी आप बता सकते हैं कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो वही है कि इन दिस फॉर्म ऑफ टीबी लेसन आर फॉर्म्ड एट द अपेक्स ऑफ द लंग्स बट कुड इन्वॉल्व होल लंग्स एंड अदर ऑर्गन टू। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर में ही रहेगा। देखो ऊपर में अगर ऊपर में है तब तो कन्फर्म हो गया कि सेकेंडरी टीबी है, लेकिन ये पूरे लंग्स को भी कवर कर सकता है। जब ऊपर में बना तो पूरे लंग्स में भी कवर कर सकता है और बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी हो सकता है। और प्राइमरी टीबी कहाँ था? लेसन इन मिड जोन ऑफ द लंग्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें वही इन्फॉर्मेशन है, इन दिस फॉर्म ऑफ टीबी लेसन आर फॉर्म्ड ऑन द अपेक्स ऑफ द लंग्स बट कुड इन्वॉल्व होल लंग्स एंड अदर ऑर्गन टू। और प्राइमरी टीबी कहाँ था? मिड जोन। नेक्स्ट है द बेसिलाई आर एल्सो सेड इन स्पुटम और एज एरोसेल। अब इसके ये व्यक्ति अगर बोलेगा तो हो सके उसके मुंह से भी निकले। अगर वो खखार फेंक रहा है तो उसमें आ सकता है, तो मतलब ये देने में सक्षम है। लेकिन वैसे बैक्टीरिया अगर सामने वाला लेगा तो उसमें कोई बीमारी होगा नहीं, बैक्टीरिया बाहर आएगा। इस लाइन का कहने का मतलब है कि अगर पेशेंट में सेकेंडरी टीबी है तो जब वो बात करेगा तो बैक्टीरिया बाहर आएगा, जब वो थूक खखार फेंकेगा उसके साथ भी बैक्टीरिया आएगा, लेकिन वो फिर सामने वाले में बीमारी करने में सक्षम नहीं रहेगा। मतलब वो इनएक्टिव स्टेट वाला बैक्टीरिया आएगा, तो सामने वाले व्यक्ति में भी जाएगा तो इनएक्टिव ही रहे। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति आपका HIV पेशेंट है, माल न्यूट्रिशन वाला है, या कोई जो स्मोक करते हैं, तो वैसे पीपुल में फिर क्या हो जाएगा? रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सेकेंडरी टीबी के बारे में इतना ध्यान रखना है।
तो इस तरह से हम लोग 3 टॉपिक अभी तक कवर कर चुके हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा पैथोजेनिसिटी। अब हम लोग लास्ट देखते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में सबसे पहला पॉइंट है कि विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट द डिजीज कैन बी क्योर्ड बट इट स्टिल रिमेन्स ए कंसर्न। द डिजीज कैन बी कंट्रोल बाई। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो इस डिजीज़ को आप सही कर सकते हैं। तो वही है कि विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट द डिजीज कैन बी क्योर्ड बट इट स्टिल रिमेन्स ए कंसर्न। लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर आप इसका सही से इलाज कीजिएगा तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक बीमारी हमारे समाज का क्या है, एक चिंता का कारण बना हुआ है। तो वही क्यों चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि जनरली लोग इसका दवाई को पूरी तरह से नहीं खाते हैं, इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह हम लोग को पता है कि ये क्योर हो सकता है, तो फिर ये हमारे समाज के लिए कोई डर भय का चीज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योर होते हुए भी ये हमारे समाज के लिए चिंता का बात बना हुआ है। तो वही है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट द डिजीज कैन बी क्योर्ड बट इट स्टिल रिमेन्स ए कंसर्न। द डिजीज कैन बी कंट्रोल बाई ईयरली डायग्नोसिस, इफेक्टिवली ट्रीटिंग विथ एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज और प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। कैसे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसका ईयरली डायग्नोसिस कर लीजिए, शुरुआत में इसके पहचान कर लीजिए। दूसरे अगर पहचान कर लिए हैं तो जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है उसका यूज कीजिए। फिर उसके बाद इसके प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज पर ध्यान दीजिए। इसको दूसरे व्यक्तियों में फैलने से भी रोकिए, उस पर भी कुछ काम कीजिए। और नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब कि एंटीबायोटिक का जो डोज है वो नाप तोल कर सामने वाले आदमी को देना है कि आपको इतना खाना है, इतना खाना है। क्योंकि अगर ड्रग रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया वहाँ आ गया तो वो वाला टीबी जल्दी फिर ठीक नहीं होता है। नॉर्मल टीबी को आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया। अगर आपका बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया तो मतलब वो ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, मतलब उस पर कोई फिर उस एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर आप उस टीबी को सही नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एज ऑफ पेशेंट, ओवरऑल हेल्थ, स्टेट ऑफ द डिजीज एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन। बोल रहा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो पेशेंट का एज कितना है, उसका ओवरऑल हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, वो सब चेक करना है। स्टेट ऑफ डिजीज, वो डिजीज किस कंडीशन में है, प्राइमरी वाला है, सेकेंडरी वाला है। फिर साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पे हुआ है, अभी लंग्स में ही हुआ है कि ज्वाइंट में चला गया है कि मेनिंजेस में चला गया है कि टेस्टिस में चला गया है कि लिम्फ नोड को इन्फेक्ट कर चुका है, तो क्या है साइट ऑफ इन्फेक्शन। इन सब बातों को देख कर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और इन सभी बातों पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सब के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वही है द ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एज ऑफ पेशेंट, ओवरऑल हेल्थ, स्टेट ऑफ डिजीज एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी मतलब प्राइमरी वाले की बात कर रहे हैं। एक्टिव टीबी पेशेंट में रिक्वायर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट एंड लेटेंट टीबी पेशेंट रिक्वायर ओनली वन काइंड ऑफ एंटी टीबी ड्रग। जो एक्टिव टीबी पेशेंट होते हैं उनको मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन जो लेटेंट टीबी वाले पेशेंट होते हैं उनको सिर्फ कोई एक ही एंटी टीबी ड्रग दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मेनली बैक्टीरिसाइडल एंटी ट्यूबरक्लोसिस एंटीबायोटिक आर गिवन लाइक। बैक्टीरिसाइडल ड्रग में कौन कौन हो गया, पायराजिनामाइड, आइसोनोएजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफाम्पासिन। और बैक्टीरियोस्टेटिक में कौन सा देते हैं, इथाम्बुटोल और थाईएसिटाजोन। दो टाइप का होता है, देखो एक है बैक्टीरिसाइडल और एक है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरिसाइडल का मतलब वैसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करेंगे, जो मारेंगे, वो कौन कौन से हैं, प्याराजिनामाइड, आइसोनोएजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पासिन। ये जो चारों ड्रग्स हैं ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। और जो इथाम्बुटोल और थाईएसिटाजोन है ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, मतलब उसके नंबर को बढ़ने नहीं देते हैं, उसको मारते नहीं है, सिर्फ उसके नंबर को बढ़ने नहीं देते हैं। तो आपको कौन सा देना है वो सब पेशेंट का हम लोग हालत देखेंगे।
उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बैक्टीरिसाइडल कौन कौन है और बैक्टीरियोस्टेटिक कौन कौन है। बैक्टीरिसाइडल में 4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है पायरिजिनामाइड, दूसरा है एसिनोएजिड, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन और चौथा रिफाम्पासिन। और बैक्टीरियोस्टेटिक्स में कौन कौन है, इथाम्बुटोल और थाइएसिटाजोन। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज completed in 6 months. At the time, there may be side effect of TB medication such as loss of appetite, jaundice, fever, nausea, and vomiting. The course of treatment must be completed fully, even if the symptom of tuberculosis have been disappear. Otherwise, resistant microbacteria develop multi-drug resistance TB in future. बोल रहा है जो स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होता है वो कितना महीना का होता है, 6 महीना का होता है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो उसको 6 महीना तक एंटीबायोटिक का डोज लेना पड़ता है। अगर जब वो एंटीबायोटिक ले रहा था तो एट द टाइम वहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको टीबी का दवाई के चलते आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉस ऑफ एपोटाइट, भूख नहीं लगेगा, जॉन्डिस हो सकता है, फीवर हो सकता है, नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। नेक्स्ट है अगर आपका सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आपके बॉडी में ख़त्म हो भी गया है, अगर पेशेंट के बॉडी में उसका ट्यूबरक्लोसिस का कोई साइन सिम्टम नहीं है, फिर भी आपको जो 6 महीने का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच लिए कि अब तो कुछ लक्षण दिखा नहीं रहा है, अब तो ख़त्म हो गया होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर कौन सा टीबी लाइएगा, MDR टीबी। MDR टीबी क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये फ्यूचर में आपको होने का खतरा रहेगा। तो वही है द स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज कम्प्लीटेड इन 6 मंथ। एट द टाइम देयर मे बी साइड इफेक्ट ऑफ टीबी मेडिकेशन सच एज लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डिस, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग। द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी completed fully even if the symptom of tuberculosis have disappeared. Otherwise, resistance microbacteria develop multi-drug रेजिस्टेंस टीबी इन फ्यूचर। इसका जो स्टैंडर्ड कोर्स है वो 6 महीना का है। जब वो व्यक्ति दवाई लेगा तो कुछ साइड इफेक्ट दवाई का देखने को मिलेगा, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डिस, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग। आपको कोर्स को हर हाल में कंप्लीट करना है। अगर आपके शरीर में कोई साइन सिम्टम नहीं शो कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस के, फिर भी आपको उस कोर्स को कंप्लीट करना है। अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होने का खतरा होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को शॉर्ट में बोलते हैं MDR टीबी, और इस टीबी को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है करेंटली डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स फॉर 6 मंथ इज कंसिडर एज इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट। अभी के समय में जो एक डॉट्स चलता है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये 6 महीने का चलता है। ये टीबी के लिए इफेक्टिव है और आसान भी है। तो वही है करेंटली डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स दैट इज डॉट्स फॉर 6 मंथ इज कंसिडर एज इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु टेकन एंटीबायोटिक फॉर 2 वीक इज नो लॉन्गर कंटेजियस। जब किसी व्यक्ति का डॉट्स स्टार्ट हो जाता है और अगर वो 2 सप्ताह तक लगातार ले लिया है तो एक उसमें अच्छा चीज़ क्या होता है कि वो कॉन्टेजियस नहीं होता है। मतलब 2 सप्ताह के बाद वो दूसरे में टीबी फैलाने का लायक नहीं रहता है। तो ये पॉजिटिव बात है। वही है पर्सन हु हैज़ टेकन एंटीबायोटिक फॉर 2 वीक्स इज नो लॉन्गर कॉन्टेजियस। मतलब अपने सामने कोई पेशेंट आया टीबी का, वो बोला कि हम 1.5 महीना से खा रहे हैं, तो मतलब सामने वाले से टीबी फैलने का खतरा बहुत कम है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टीबी दिस प्रिकॉशन आर टेकन। टीबी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अवॉइड स्लीपिंग इन द सेम रूम विद समवन हैविंग ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके साथ उस रूम में नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड सेंडिंग ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट टू पब्लिक प्लेस लाइक स्कूल। अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको पब्लिक प्लेस पर नहीं जाना चाहिए, जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, ये सब। नेक्स्ट है वियरिंग मास्क एंड वेंटिलेटिंग रूम एल्सो हेल्प इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मास्क को वियर करना, रूम को वेंटिलेटेड रखना, इसके स्प्रेड को थोड़ा बहुत लिमिट करता है, मतलब रोकता है। तो ये सब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं वैक्सीनेशन। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वैक्सीनेशन में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज एंड द इफेक्टिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट गिवन फॉर ट्यूबरक्लोसिस
It was thought that the disease will be eradicated from the world by 2025, but in 1980 tuberculosis cases again started coming up. This was due to mutational change occurring in these bacteria which made it more resistant to drug used in treatment. Moreover, infection like HIV make it difficult to fight this disease. बोल रहा है कि जब वैक्सीन का डेवलपमेंट हो गया और इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक भी हमारे हॉस्पिटल में आ गया पेशेंट को देने के लिए, तो वहाँ पर सोचा, वहाँ पर एक प्लान बनाया गया, वहाँ पर एक फ्यूचर देखा गया कि 2025 तक हम लोग वर्ल्ड से टीबी को पूरी तरह से इराडिकेट कर देंगे, पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। लेकिन 1980 के बाद ट्यूबरक्लोसिस का केस और बढ़ना स्टार्ट हो गया, और उसमें भी कौन सा बड़ा म्यूटेशनल चेंज। 1980 के बाद जो कुछ टीबी के ऐसे पेशेंट आए जिनमें जो बैक्टीरिया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसमें म्यूटेशन हो गया था। म्यूटेशन होने का मतलब जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर रहे थे उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसके कारण ये 2025 वाला जो गोल था इरेडिकेट करने का, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर हमारे वर्ल्ड में कौन सा HIV आ गया, तो HIV वाले पेशेंट में भी ये आसानी से पकड़ने लगा, उसमें भी हम लोग आसानी से इसको ट्रीट नहीं कर सकते थे। तो ये सब जो फैक्टर है, ये सब फैक्टर एक 1980 वाला, 1980 में कौन सा आया था, म्यूटेशनल चेंज, और दूसरा HIV वाला, ये दोनों फैक्टर 2025 में जो गोल था अपना उसको पूरा करने में रुकावट है, बाधा बने। तो वही है, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट दिस डिजीज द इफेक्टिव and the effective antibiotic treatment given for tuberculosis, it was thought that the disease will be eradicated from the world by 2025, but in 1980s tuberculosis was again started coming up. 2080 के बाद इसका केस और बढ़ने लगा। इसका रीजन क्या है, दिस वाज ड्यू टू म्यूटेशनल चेंज अकरिंग इन दिज बैक्टीरिया। म्यूटेशनल चेंज हुआ तो जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे थे वो इस पर काम नहीं करने लगा। तो वही है, दिस वाज ड्यू टू म्यूटेशनल चेंज अकरिंग इन दिस बैक्टीरिया विच मेड इट मोर रेजिस्टेंस टू ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट। मोर एवर इन्फेक्शन लाइक HIV मेक इट डिफिकल्ट टू फाइट दिस डिजीज। नेक्स्ट है, इन डेवलपिंग कंट्री BCG वैक्सीन इज गिवन टू इन्फेंट एंड द यंग चिल्ड्रेन। इट इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डेवलप बाई कैलमेट एंड ग्वेरिन। डेवलपिंग कंट्री में जन्म के समय ही बच्चे को, इन्फेंट को BCG का वैक्सीन दे दिया जाता है। जो BCG का वैक्सीन है वो क्या है, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब जिसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इस वैक्सीन में वो जिंदा रहते हैं, बस उनको क्या किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। इसीलिए BCG का फुल फॉर्म क्या है, B स्टैंड फॉर बैसिली, वो बैक्टीरिया के नाम से रॉड शेप में है, और C और G बनाने वाले का नाम है, C स्टैंड फॉर कैलमिटी एंड G स्टैंड फॉर ग्वेरिन। तो BCG में B स्टैंड फॉर बैक्टीरिया को डिनोट कर रहा है, और C और G बनाने वाले का नाम है। ठीक है, तो वही है, इन डेवलपिंग कंट्री BCG वैक्सीन इज गिवन टू इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन। इट इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डेवलप बाय कैलमेट एंड ग्यूरिन। तो BCG का फुल फॉर्म क्या हो गया, बैसिली कैलमेट ग्यूरिन, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि द वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस विच हैज़ बीन एटेन्यूएटेड बाय रिपीटेड सब कल्चर approx 230 subculture in medium containing citric acid, aspergine, potassium phosphate, आयरन, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सिट्रेट। ये जो वैक्सीन बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम बैसिली से इसका वैक्सीन नहीं बनाया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम जीनस के ही एक दूसरे स्ट्रेन, कौन से स्ट्रेन, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से। ठीक है, तो वही है, द वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टेन्स ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस विच हैज़ बीन एटीन्यूटेड, जिसको कि कमज़ोर करते हैं। कमज़ोर कैसे करते हैं, सब कल्चर, रिपीटेड सब कल्चर्स। देखो कल्चर मतलब क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना। सब कल्चर मतलब एक बार कल्चर किए, फिर उस कल्चर से निकाले दूसरे कल्चर में उसको रखे, फिर उससे निकाल के तीसरे कल्चर में रखे, तो ये क्या हुआ, सब कल्चर। तो ऐसा रिपीटिशन हम लोग कितना बार करते हैं, 230 बार, तब ये हमारा वैक्सीन बनता है। तो वही है, द वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टेन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस विच हैज़ बीन एटीन्यूएटेड बाई रिपीटेड सब कल्चर, दैट इज 230 सब कल्चर अप्रॉक्स इन मीडियम कॉन्टेनिंग। वैसे मीडियम में इसको सब कल्चर करते हैं जिसमें क्या क्या प्रेजेंट हो, सिट्रिक एसिड, एस्परगिन, पोटेशियम फॉस्फेट, आयरन, मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सिट्रेट, छो चीज़ रहना चाहिए। नेक्स्ट है,
द टाइम टेकन फॉर एट्यूनेशन इज 13 ईयर। ये 230 सब कल्चर हम लोग 13 साल तक करते रहते हैं। 13 साल तक इसके साथ हम लोग एट्यूनेशन करते हैं, तब ये जाके कमज़ोर होता है। मतलब कि एक वैक्सीन बनाने का टाइम कितना लगेगा? 13 साल। अगर दुनिया में वैक्सीन ख़त्म हो गया तो नया वैक्सीन कितने साल बाद आएगा? 13 साल बाद आएगा। तो वही है, द टाइम टेकन फॉर एट्यूनेशन इज 13 ईयर। नेक्स्ट है, द फ्रीज ड्राइड फॉर्म ऑफ वैक्सीन इज 1 to 8 × 10⁸ क्लोनीज फॉर्मिंग यूनिट। इसको CFU बोलते हैं। CFU मतलब क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ BCG। द वैक्सीन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेराइल वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन वैक्सीन मस्ट बी यूज इन 3 to 6 आवर। जब आपका एट्यूनेशन 13 साल की है, तो जब आपको जो वैक्सीन जो कल्चर आपको मिलता है, जो एट्यूनेटेड जो कमज़ोर कल्चर आपको बैक्टीरिया का मिलता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? फ्रीज करते हैं और ड्राइड करते हैं। ठीक है। और एक यूनिट में मतलब एक वैक्सीन में कितना रहता है? 1 to 8 × 10⁸ क्लोनी रहता है। 10⁸ बैक्टीरिया नहीं, 10⁸ क्लोनी। एक क्लोनी में बहुत सारे रहेंगे, उसका गिनती अलग अलग रहेगा। तो 1 to 8 × 10⁸ क्लोनी रहेगा। और इस जो वैक्सीन को ड्राइड फॉर्म मतलब सूखे फॉर्म में बनाए थे, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? स्टेराइल वाटर में इसको घोलेंगे। और अगर आप इसको घोल दिए हैं तो 3 से 6 घंटे में आपको सामने वाले पेशेंट को देते रहना है। जो भी बच्चे रहेंगे उनको दे ही देना है। मतलब 3 से 6 घंटा का बाद उसमें यूज नहीं होगा। तो वही है, द फ्रीज ड्राइड फॉर्म ऑफ वैक्सीन हैज 1 to 8 × 10⁸ क्लोनीज forming unit of BCG. The vaccine is reconstituted in sterile water before administration. After reconstitution, vaccine must be used within 3 to 6 hours. Okay. Next है, the vaccine is given intradermally immediately after birth or at the earliest before at the age of 12 month. इस वैक्सीन को इंट्राडर्मली दिया जाता है। और कब दिया जाता है? जस्ट आफ्टर बर्थ दिया जाता है। अगर जस्ट आफ्टर बर्थ नहीं दे सकते हैं तो 12 मंथ के पहले जितना जल्दी आप उसको दे सकते हैं देते हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन है। द ऑर्गेनिज्म द वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और एट द अर्लीस्ट बिफोर एट द एज ऑफ 12 मंथ। 12 महीने। अगर आप एट बर्थ नहीं दे पाते हैं, सही तो क्या रहेगा कि जैसे ही पैदा हो वैसे ही दे दीजिए। लेकिन अगर नहीं दे सकते हैं तो 12 मंथ के पहले जब सबसे पहले पॉसिबल हो तब उसको देना है। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई लोकली एंड ए नोड्यूल अपीयर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। इन 5 weeks आफ्टर इंजेक्शन द नोड्यूल इनलार्ज एंड इट बिकम 4 to 8 mm इन डायमीटर। देन इट सब्सिडाई एंड हील्स बाई स्कार फॉर्मेशन। बोल रहा है कि जब आप सामने वाले बच्चे को वैक्सीन देते हैं, जब इन्फेंट को वैक्सीन देते हैं, तो जहाँ पर आप देते हैं उसी जगह पे लोकली वहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पर नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाता है जहाँ पर आप इंजेक्शन दिए हैं। तो वही बोला, द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई लोकली एंड नोड्यूल अपीयर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन और इन 5 weeks आफ्टर इंजेक्शन द नोड्यूल इनलार्ज एंड इट बिकम 4 to 8 mm इन डायमीटर। और 5 वीक के अंदर जहाँ पर आप इंजेक्शन दिए थे वहाँ पर नोड्यूल मतलब एक क्या गांठ टाइप का, नोड्यूल मतलब गांठ वहाँ बन जाता है। तो इन 5 weeks आफ्टर इंजेक्शन जो नोड्यूल का साइज रहता है वो बढ़ता है और कितना हो जाता है? 5 से 8 मिलीमीटर। और कुछ समय के बाद वहाँ पर उस स्किन जहाँ पर इंजेक्शन पड़ा था वहाँ पर एक काला धब्बा टाइप का बन जाता है। तो पहले अब के आदमियों में तो नहीं होता है, पहले के जैसे कि हम लोग के पापा मम्मी जो हैं उनके कंधा पर देखिएगा तो एक हल्का सा दाग रहेगा ब्लैक टाइप का। तो वो BCG वैक्सीन का ही दाग रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन में गिव प्रोटेक्शन फॉर 10 to 15 ईयर। अगर एक बार किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग गया है तो कितने साल तक उस बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है? 10 से 15 साल तक। तो वही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय वैक्सीन में गिव प्रोटेक्शन फॉर 10 to 15 ईयर। नेक्स्ट है, द रिसर्चर हैव ओपिनियन दैट BCG वैक्सीन may not be efficient in providing immunity against tuberculosis, but it protects children against meningeal and skeletal form of tuberculosis. Moreover, it stimulates T lymphocyte and help in protection against leprosy. कुछ रिसर्च ऐसे भी बताते हैं कि जो BCG का वैक्सीन होता है वो पूरी तरह से इफ़िशियंट नहीं है कि वो ट्यूबरक्लोसिस से सामने वाले को बचा सके। ठीक है, लेकिन ये
बच्चों में मेनिंजल और स्केलेटल जैसे जॉइंट वाला जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उससे बचाता है। जो लंग्स वाला ट्यूबरक्लोसिस है उसमें उतनी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो मेनिंजेज वाला है, स्केलेटल पट्टी जॉइंट वाला है, इसमें से बचाता है। और बताता है कि इसके साथ साथ एक और काम करता है कि ये हमारे जिसको हम लोग देते हैं वैक्सीन, उसके टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है और लिप्रोसी के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो बीसीजी का वैक्सीन किसके अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि टीबी के अलावा, तो आंसर जाएगा लिप्रोसी। ठीक है, तो वही है, द रिसर्चर हैव ओपिनियन दैट बीसीजी वैक्सीन may not be efficient in providing immunity against tuberculosis, but it protects children against meningeal and skeletal form of tuberculosis. Moreover, it stimulates T lymphocyte and help in protection against leprosy. Next है, the vaccine is contraindicated in people having impaired immunological response like HIV, interferon gamma receptor deficiency, lymphoma and leukemia. बोल रहा है कि ये वैक्सीन किसको किसको नहीं दे सकते, कंट्राडिक्टेड मतलब किसमें ये वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो HIV से ग्रसित हैं, या इंटरफ्यूरेंट गामा रिसेप्टर डिफिशियंसी से ग्रसित हैं, या लिम्फोमा मतलब कैंसर ऑफ लिम्फ नोड, ल्यूकेमिया मतलब कैंसर ऑफ ब्लड, अगर ये सब व्यक्ति में है तो इनमें आप वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन एज ए ट्रीटमेंट फॉर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। अगर किसी व्यक्ति को प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो बीसीजी वैक्सीन वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, उसका कोई काम नहीं होगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये फेमस है और बहुत मोस्ट कॉमन है, इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए था। इसको ख़त्म करने का हम वही 40 मिनट 30 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन बुक में इंफॉर्मेशन ज़्यादा था तो हम काटे छाटे नहीं। हाँ, बाकी ये सब फिगर बनाइएगा, ये वाला तीनों फिगर बनाना है, लेटेंट का, कैविट्री का और मिलियरी का, फिर ये प्राइमरी वाला ट्यूबरक्लोसिस, फिर ये सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। दैट्स ऑल, थैंक यू। समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो बात किया जाएगा।